चुनाव होते हैं तब इस बात पर चर्चा की जाती है। हर बार बंगाल से ऐसी हिंसक तस्वीरें आती हैं, टीएमसी का वही रुख हमें देखने को मिलता है। संगीत जी, हर बार ममता बनर्जी की तरफ से मना कर दिया जाता है, उनके नेताओं की तरफ से मना कर दिया जाता है, लेकिन ये हिंसा कितना बड़ा चैलेंज है उस देश में जिसका हम लोकतंत्र की हम पूरे दुनिया में जिसकी तारीफ होती है, सबसे मजबूत सबसे स्वस्थ लोकतंत्र, एक राज्य में अगर ऐसा होगा कैसे खत्म किया जाए ये सब? देखिए, बंगाल में यदि हम कहें तो लोकतंत्र से ज़्यादा आतंक तंत्र है वहाँ पे। आप यदि पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक आप राष्ट्र की यात्रा देख लें तो जैसा अभी कहा जा रहा था, पंचायत चुनाव में कम से कम 50,000 लोगों ने पलायन किया था। झारखंड भाग करके आए थे, आसाम भाग करके चले गए थे, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हिंसा हुई, मारे गए लोगों की हत्याएं हुई। ये वो चीज़ें हैं जो हम कभी कभी बिहार में सुना करते थे, उत्तर प्रदेश में हम 80 के दशक की राजनीति में सुना करते थे। बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। आप जिसे आप कह सकते हैं कि इतने डिवीज़न पारामिलिट्री फोर्सेस आप भेज दें, आप गांव की गलियों तक तो हर जगह तो आप गांव में जाकर के पारामिलिट्री फोर्स स्थापित नहीं कर सकते। हर बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स नहीं है। उनको पता है, इस बात का डर होता है। मैं बहुतों ऐसे को जानता हूं जो गुहार करते हैं, वहां से रो रो करके आकर के फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम लोगों को बचाइए। कई ऐसे नैरेटिव्स है जिसका आप यहाँ पर हम आपके टेलीविज़न के सामने हम उसका जिक्र नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं, ऐसी गुंडई, स्त्रियों के साथ बलात्कार, ऐसी घटनाएं, उनको धमकी देना कि हम तुम्हें उड़ा देंगे बम, इस प्रकार की चीज़ें बंगाल के अंदर इस प्रकार का माहौल है। अब ये निपटने का काम संभव कैसे होता है? तो कई ऐसे प्रतिक्रियाएं आई हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल के अंदर आप राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते और एक मैसिव जिसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसमें सारे अस्त्र शस्त्र उनके छीन लिए जाएं, बरामद कर लिए जाएं, ये जब तक पूरे बंगाल के अंदर 3-4 महीना इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं करें, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी हालत आप कश्मीर से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है वहाँ पे। ये बस ये है कि वो एक बम के विस्फोट, जिसको कहते हैं ना बारूद की ढेर पर वो खड़ा हुआ है, वो किस दिन फटेगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यदि अपने कार्यालय में जाकर के छिपना पड़े, नेताओं को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने लगे, तो ऐसे में दहशत के माहौल को आप लोकतंत्र तो कतई नहीं कह सकते। लोकतंत्र का उदाहरण जो है हमारे सामने उड़ीसा है, जहां एक मुख्यमंत्री हार जाता है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जब आता है तो जो जीती हुई पार्टी है वो उसको लियाने जाता है, ले करके आता है सम्मान के साथ। मंच पर बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उनका स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है, ये एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। बंगाल को आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एक प्रधानमंत्री का शपथ होता है और ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं उनको कोई शुभकामनाएं नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, उनको बधाई संदेश तक नहीं दिया जाता है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये तो आप ऐसे हैं कि आप घृणा के आप संस्कार में जीना चाहते हैं और इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि आपको उससे लगता है कि आपको उससे वोट मिलेगा। सीएए का मुद्दा हो, संसद ने कानून पास किया है, आप कहते हैं हम संसद के कानून को मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट निर्णय करता है और कहते हैं हम हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे। तो ऐसी अराजक स्थिति से मुझे नहीं लगता है कि किस चीज को कहा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाए कि देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि केंद्र को और कड़ाई के साथ पेश आने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी को बहुत लीवेज दे दिया गया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत सख्ती से इस सरकार के साथ पेश आने की जरूरत आवश्यकता है। वो क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आवश्यकता इसी बात की है। देखिए, एक तरफ बंगाल में जो हिंसा हो रही है ये चिंता का विषय बनी हुई है, दूसरी तरफ एक और खबर है जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ाई और वो एक के बाद एक 4 दिनों तक लगातार हुए आतंकी हमलों ने। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई, अपने तमाम बड़े लोगों से बातचीत की गई। अजीत डोवल जो हैट्रिक लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। फुल स्पेक्ट्रम के साथ इस आतंकवाद को रोकने की बात इस बैठक में कही गई है। अब ये फुल स्पेक्ट्रम क्या होगा,
कैसे अजीत डोवल काम करेंगे, के बाद एक ये जो आतंकी घटना हुई है, जम्मू रीजन को टारगेट किया गया है, हिंदू बाहुल्य इलाके को टारगेट किया गया है, ये कैसे आतंकवाद को रोका जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। समीर जी, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ जिस तरीके से विकास का काम हुआ है, आर्टिकल 370 वहाँ जिस तरीके से खत्म की गई है, अभी लोकसभा चुनाव जिस शांति से वहाँ संपन्न हुई और लोगों ने निकल के मताधिकार का प्रयोग किया, वोटिंग परसेंटेज आप देखिए इस बार 55% के ऊपर चला गया है जम्मू और कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से वहाँ विधानसभा चुनाव अभी सितंबर में होने वाले उसकी तैयारी हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पर्यटन बढ़ा है, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव प्रचार के दौरान देखिए और उसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में चुनाव प्रचार अभियान करने गए, कश्मीर प्रचार अभियान करने जाते हैं। प्रधानमंत्री और केंद्र की योजना जिस तरीके जम्मू कश्मीर में जा रही है, मुझे लग रहा है उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी, पाकिस्तान से जिन्हें सहयोग मिल रहा है वो आतंकवादी वहाँ फिर माहौल खराब करना चाहते हैं और वो इस बात से बड़े परेशान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी होती थी वो बंद क्यों हो गई है। जिस महबूबा को पूछा जाता रहा मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान से कब बात करना है आप बताइए, जिस फारूक अब्दुल्ला बताते थे कि पाकिस्तान से कब बात करना है, आतंकवादियों से किस तरीके से बात करना है, पाकिस्तान को जो डोजियर दिए जाते थे, अब मोदी सरकार वहाँ डोज देती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर शांति लौट आई है, आर्टिकल 370 बिना किसी उपद्रव के लागू हो गई है, मुझे लग रहा है कि आतंकवादी का एक वर्ग है जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है और मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। जिस तरीके से सेना को कल फ्री हैंड दे दिया गया है और अजीत डोभाल ने फिर तीसरी बार कार्यभार संभाल लिया है, तो इसका असर हमें मुझे लगता है आने वाले दिनों में दिखेगा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, उसके पहले जितने आतंकवादी है वो वापस या तो पाकिस्तान चले जाएंगे या स्वर्ग सुधार जाएंगे, नर्क चले जाएंगे। अब जिस बातचीत की आप बात कर रहे हैं, अभी भी उसी बातचीत की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है नेताओं की तरफ से, उमर अब्दुल्ला अभी भी कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, ये जो आतंकी घटनाएं हैं ये रुकने का नाम नहीं लेंगी। इस बीच सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अजीत डोवल जो कि साइलेंटली काम करते हैं लेकिन इफेक्टिवली काम करते हैं, राहुल जी, अब नई सरकार गठन के बाद अगर ये हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं, जिम्मेदारी अजीत डोवल के ऊपर है, उनके कंधों के ऊपर है, कुछ बड़ा होगा ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ चुनाव हो रहे हैं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। ये एक रिन्यूड दोबारा से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है वो शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से जम्मू की तरफ। जो यासी जो है जहाँ पर ये अटैक हुआ था उसमें लश्कर तैयबा का नाम जो है वो आ रहा है और ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान को जो पैसा जो है वो एक और देश से जो मिल रहा है वो पैसा जो है वो अब दोबारा से वो जो है टेरर जो भारत में जो वो टेरर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वो लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि जितने भी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो घटनाएं होती थी पहले कश्मीर की वैली की तरफ होती थी, अब जम्मू की तरफ, पहले भी जम्मू की तरफ होती थी लेकिन ये घटनाएं जम्मू की तरफ हो रही हैं। तो एक ये भी माना जा रहा है कि जम्मू की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करके और इस बार जो कोशिश है वो जम्मू में आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा करने की कोशिश है। तो ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इसको देख रही हैं और वहाँ पर जो उसके बाद ऑपरेशन हुए उसमें कई आतंकवादी भी मारे गए हैं, तो वो ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और इसमें समीक्षा करेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो ग्राउंड पे हैं उनके साथ बातचीत करके इसको वो कंटेन करने में कामयाब रहेंगे। अब पाकिस्तान की बौखलाहट तो समझ में आती है हर्षवर्धन जी, शांतिपूर्ण चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, खासकर जो कश्मीर रीजन है, घाटी है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने मत प्रतिशत जो है वहां पर बड़ा अपने मत का इस्तेमाल किया। 370 हटाए हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त में। तो ये सब बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आती है, लेकिन इसका उपाय क्या है, क्या बड़ा होगा, इस पर तो पूरे देश की निगाहें हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने और भारत की जो एजेंसियां हैं उन्होंने इसकी रणनीति बहुत अच्छे से तय की हुई है और यही वजह है कि जो आतंकवाद है वो 70-80% तक घट गया। लेकिन एक भी व्यक्ति की जब जान जाती है, जब इस तरह से वैष्णो देवी जा रहे जो श्रद्धालु हैं, रियासी के आगे शिवखोड़ी बड़ा अच्छा प्रतिष्ठित वहाँ का शिव मंदिर है, वहाँ से वो दर्शन करके लौट रहे थे, उनके ऊपर आतंकवादी गोली चलाते हैं। गोली तय करके चलाई जाती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो वहाँ उपस्थित होते हैं। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखा रहा होता है। उसके बीच में किया जाता है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा, उस वाले हिस्से में हमारे भारत के कश्मीर में वहां भी बहुत ज्यादा असंतोष है और वो असंतोष अब इस तरह से आता है कि भाई हम आपको बहुत कुछ देते हैं, मिनरल रिच है, हमारा इतना बढ़िया ये हिस्सा है और आप यहां पर क्या करते हैं, आपने टेररिस्ट बेड बना रखे हैं, ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं। ये कुल मिलाकर पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रहा है। अब उसके पास सिर्फ एक तरीका रह जाता है, अमेरिका उसको फंडिंग बिल्कुल नहीं करता है,
चाइना से उसको अभी भी सपोर्ट मिलता है। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद उसने सोचा था कि हमारे लिए कुछ प्लस होगा, वो भी उल्टा हो गया, क्योंकि तालिबान को भी अब, जिसको कहते हैं ना कि भूखों मरने की नौबत आ रही, तो अब दुनिया भर में अलग अलग मीटिंग्स करके और अपने जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके जरिए वो लाइजन करने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान नए सिरे से कोशिश कर रहा है, एक वहां द रेजिस्टेंस फ्रंट करके बना है, उसने ये जो हाल के हमले हैं ये किए हैं, पुराने सारे कमांडर मारे गए, और जो सबसे बड़ी बात है, अब कोई भी कमांडर 1 साल से ज्यादा घाटी में जिंदा नहीं रहता है। ये हमारी खुफिया एजेंसियों की, और फिर से मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर की पुलिस की, जो वहां पर, जिसको हम कहते हैं ना, सबसे जो फर्स्ट लेयर जो काम करती है, जो ग्राउंड पे काम करती है, जो गांव में एसपीओज हैं, मुझे लगता है जो ये हुआ है उसका जल्दी ही, वैसे तो 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, बचे हुए लोग भी इसके साजिशकर्ता भी, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि एक भी जान जाती है तो हमारा कलेजा छलनी होता है, देश के ऊपर सवाल। पाकिस्तान की नापाक हरकत कब रुकेगी और कैसे रुकेगी, इस पर लगातार काम किया भी जा रहा है, और बड़ी अहम मानी जा रही है कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली थी।